नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं मत्स्य पालन में कैसे आप स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मछली पालन से कैसे आप एक आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। और इस विषय पे और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खेम सिंह ठाकुर जी। डॉक्टर खेम सिंह ठाकुर जी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, मंडी से। सर, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर, गुड टू सी यू। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है जी। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगर आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ अपने विचार साझा करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर्स हैं 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। अगर आप शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं तो आप शिमला का STD कोड 0177 लगाना नहीं भूलिएगा। आपकी कॉल्स की हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सर, आज बातचीत कर रहे हैं मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से हम कैसे स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो हमारा प्रदेश है, हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे मछली उत्पादन कहाँ कहाँ पे हो रहा है? मछली उत्पादन हमारे पूरा हिमाचल प्रदेश में होता है। अगर हम जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हम ट्राउट कल्चर करते हैं, और जो लोअर जहाँ गर्म इलाका है वहाँ हम कार्प कल्चर करते हैं जी। जो जैसे मंडी जिला का जो ऊपर का हिस्सा है, चंबा जिला है, कुल्लू है, शिमला है और किन्नौर है, इसमें मैक्सिमम हमारी जो है ट्राउट कल्चर होता है जी। और जो नीचे का हिस्सा है, और जैसे हमारा हमीरपुर है, कांगड़ा है, ऊना है, नालागढ़ है, सिरमौर है, इसमें हमारा जो कार्प कल्चर होता है जी। सर, पहले हम देखा करते थे कि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो अक्सर लोग, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती थी, जो बड़े बड़े नाले होते थे, वहाँ पे जाके वो मछली पकड़ते थे और कहीं ना कहीं वो एक मछली पालन समझा जाता था। बट अब काफ़ी प्रोफेशनल वे हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल भी इसमें काफ़ी योगदान दे रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, खासकर हम हिमाचल की बात करें या भारत की बात करें, हम एक युवा प्रदेश हैं हिमाचल प्रदेश, तो स्वरोजगार की जब हम बात करते हैं तो मछली उत्पादन क्यों ज़रूरी है, क्या लाभ हम इससे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि आपने खुद कहा कि पहले मछली को पकड़ते थे। फिशरीज जो है उस हिसाब से दो किस्म की होती है। उसको जो मछली हम पकड़ते हैं जी, जिसमें हम अपने जो माहीगीर हैं उनको लाइसेंस देते हैं, उनको भी स्वरोजगार मिलता है। इसको हम कैप्चर फिशरीज कहते हैं, जिसमें हमारे विभाग के रिजर्वायर है, जलाशय है, पोंग जलाशय है, गोविंद सागर है, चमेरा है, कोल डैम है, इनमें जो है लोगों को स्वरोजगार मिलता है, मछली पकड़ने से मिलता है। दूसरा कल्चर फिशरीज है। कल्चर फिशरीज में क्या करते हैं हम कि जो हमारे नौजवान हैं वो अपनी भूमि में मछली का तालाब बनाते हैं। जो जहाँ हम कार्प कल्चर करते हैं उसको हम मछली का तालाब कहेंगे, वो कच्चा होता है। और ट्राउट के लिए जो हम ट्राउट रेसवे कहते हैं, ट्राउट रेसवे में जो है मछली का जो टैंक कहेंगे या आप रेसवे कहेंगे, वो जो है पक्का होता है। उसमें क्या होता है कि वो 17 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा होता है। तो इसके लिए विभाग जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं या महिलाएं हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए 60% अनुदान सहायता है, और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए हम 40% अनुदान सहायता देते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। पर सर, जब हम मछली पालन की बात करते हैं या मछली उत्पादन की बात करते हैं, हम जब भी फिशेस का नाम लेते हैं और हम देखते हैं कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, फ़िश ईटिंग का भी काफ़ी कल्चर है, फिशरीज़ का भी काफ़ी कल्चर है, मत्स्य उत्पादन का भी कल्चर है, चाहे गोवा है, केरला है। पर हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में कितना लोगों का रुझान है मछली के ऊपर? खासकर अगर हम कोविड की बात करें, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस अभी भी नहीं गया है, और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जैसी बीमारी से अगर आपको बचना है तो जो आपका जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में आए। तो क्या ये चीज़ों को भी मत्स्य पालन से और मत्स्य उत्पादन से हम कवर कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं। उसमें ऐसा है कि जो मछली है, मछली को हाईली प्रोटीनियस एक न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है। इसमें जितने जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है और मिनरल्स है, ओमेगा फैटी एसिड 3 है, सब हमारे मछली से मिलते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स है, इसकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा होगा तो हमारी जो डिजीज़ है उससे रेजिस्टेंस होना, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो इसलिए मछली का जो है इसमें इम्यून सिस्टम में बड़ा
प्रभाव पड़ता है। जी। और मछली का जो है कोविड के दौरान बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। मैक्सिमम जो डॉक्टर लोग हैं उन्होंने यही कहा था कि मछली का सूप लें या मछली का सेवन जरूर करें इसमें। जी। और डेफिनेटली इसका जो है इसको हम हार्ट फ्रेंडली भी कहते हैं, ब्रेन फ्रेंडली भी कहते हैं, और इसमें जो है आपकी आंखों की रोशनी भी ठीक रहती है, दिमाग भी ठीक रहता है और हृदय भी ठीक रहता है। बिल्कुल सर, जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं कि मत्स्य पालन से हम स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ख़ासकर अगर हम हिमाचल की बात करें तो लोग चाहते हैं कि उनका एक अपना बिजनेस हो, किस तरीके से वो आगे बढ़ें। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं, अगर एक दर्शक हमें देख रहा है, मेरे जैसा अगर कोई एक युवा है, वो चाहता है कि मैं मत्स्य पालन करूं, मैं भी अपना एक मछली पालन का एक फार्म लगाना चाहूं, तो उसके लिए ज़मीन वगैरह कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितनी ज़मीन में आप ये लगा सकते हैं? जहाँ तक हमारी मत्स्य पालन से स्वरोजगार की बात है, इसमें जो मुख्य चीज़ है, सबसे पहले आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन के साथ साथ आपके पास पानी होना चाहिए, पानी के साथ साथ जो है आपके धन होना चाहिए। ये 3 फैक्टर है जी। 3 फैक्टर में एक फैक्टर जो है इसको डिसाइड करेगा कि आपने कितना बड़ा प्रोजेक्ट अपना लगाना है। जी। मान लो आप कहते हैं ज़मीन में आपके पास बहुत है, फिर आप बोलते पानी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, फिर धन आप कितना लगा सकते हैं। ये तीनों में से जो एक फैक्टर है जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करेगा कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा होता है, उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जी। तो आप उसी हिसाब से अपना प्रोजेक्ट बड़ा बना सकते हैं। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि विभाग जो है, हमारे जितने जो प्रदेश के नौजवान हैं उनको स्वरोजगार देने के लिए जो है इसमें हम तकनीकी जानकारी भी देते हैं, हम उनको जो है आर्थिक सहायता भी देते हैं। किसी भी प्रकार की मछली, चाहे वो ट्राउट कल्चर की बात करें, चाहे हम कार्प कल्चर की बात करें, हम पॉन्ड बनाने के लिए, मछली के टैंक बनाने के लिए हम जो आरक्षित वर्ग है कि जो हमारे किसान हैं उनको 60% अनुदान सहायता देते हैं, और जो जनरल कैटेगरी के उनको हम 40% देते हैं मछली के टैंक और तालाब बनाने के लिए भी। उसके बाद मछली का जो खाना है, बीज है, उसके लिए भी जो हम इसी दर के हिसाब से अनुदान सहायता प्रदान करते हैं। जी। और सर, अगर जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो मछली पालन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको एक टैंक बनाना पड़ेगा, तो ये जो टैंक का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, और कैसे जो हमारे किसान भाई हैं वो टैंक का निर्माण करें? अगर वो अपनी किसी ज़मीन पे ही टैंक बनाना चाह रहे हैं तो वो टैंक कैसा होना चाहिए? क्या वो एक RCC कंक्रीट का टैंक होना चाहिए? किस प्रकार से उसको बनाएं? बिल्कुल, वो पक्का होना चाहिए। जहाँ तक हम ट्राउट की बात करते हैं, ट्राउट के लिए जो हमारा टैंक है वो पक्का होना चाहिए, जिसमें मैंने पहले कहा कि 17 मीटर वो लंबा होगा, 2 मीटर चौड़ा होगा, 1.5 मीटर गहरा होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कार्प कल्चर की, जो हमारी वार्म वाटर की फिश है, उसमें आपको पक्का बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो है आपका मिट्टी के अंदर जो है कच्चा पॉन्ड होना जरूरी है। कच्चे पॉन्ड के में ही हमारी जो कार्प है वो कल्चर करती है। और जो कार्प कल्चर है हमारा पूरा एक कृषि की तरह है, जैसे हम खेती करते हैं बिल्कुल वैसा करते हैं। उसमें हम और सर कितनी मछलियाँ आप एक जो तालाब बनाते हैं, आप जो एक टैंक बनाते हैं, जो एक पॉन्ड बनाते हैं, कितनी मछलियाँ एक उसमें आपको रखनी चाहिए? इसमें जो ट्राउट रेस पे है जो 17 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर गहरा है, इसमें हमने 5 से लेकर 6,000 मछली पर यूनिट के हिसाब से इसमें डालते हैं जी। और इसकी जो प्रोडक्शन है हमारी 10 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक आनी चाहिए। एक किसान को जो 10 क्विंटल से नहीं कम से कम आनी चाहिए जी। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपका उसमें देख रेख उसकी ठीक है, उसकी जो है साफ़ सफाई ठीक है, आप उसके खाने के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे, तो आप 15 टन तक जो है उसमें मछली का उत्पादन कर सकते हैं जी। और सर जो मछली का जो खाना होता है, जो मछली का बीज होता है, उस पे किसान भाई किस प्रकार से, और अगर आपका जो डिपार्टमेंट है किस प्रकार से मदद करता है, और कितना एक टैंक की अगर मैं बात करूं जहां से आप 10 क्विंटल से ज़्यादा की हार्वेस्ट लेने की सोच रहे हैं, तो कितना वहां पे आपको खर्चा उसमें आता है? इसमें जो विभाग ने कैलकुलेट किया, इसमें हमारा जो अनुदान इसमें जो मछली के सीड और फीड के लिए उसमें 3 लाख का रखा है हमने। 3 लाख का इसमें कम से कम 3 लाख का इसमें खर्चा आता है। तो पहले साल जो है गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा जो किसान है, जो हमारा युवा है, उसके पास कोई भी धन लगाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। हमने टैंक बनाने के लिए भी अनुदान सहायता दी, उसके मछली बीज के लिए भी, खाने के लिए उसके लिए भी अनुदान सहायता दी। उसके बाद जब वो उसको हार्वेस्ट करेगा, उसको बेचेगा, बेचने के बाद उनके पास जो है जो धन आएगा नेक्स्ट ईयर से जो है, क्योंकि टैंक तो उनका एक बार बन गया है, नेक्स्ट ईयर से जो है उनका फिर जो सीड और फीड के लिए जो है वो एक रिवॉल्विंग फंड बन जाता है और उसी से वो अपनी आगे की इसकी इनकम जो कल्चर है वो शुरू करता है। जी सर, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हमने ज़मीन का भी चयन कर लिया,
हमने टैंक यानी कि पॉन्ड भी हमने बना लिया, हमने मछली भी उसमें पालन शुरू कर दिया, हम उसको मछली के जो फूड है, जो बीज है, वो भी उसमें डाल रहे हैं। तो क्या जो मछली का जो एक टैंक होता है जिसमें जो पानी होता है, क्या उसमें एक मोटर पंप की ज़रूरत भी पड़ेगी? नहीं, इसमें जो ट्राउट कल्चर की हम बात करते हैं, मोटर पंप की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस फ्लोइंग वाटर चाहिए। इसमें ग्रेविटी में जो पानी आएगा वही ठीक रहेगा, वही इकोनॉमिकली वाइबल रहेगा। अगर हम पंप से उठाएंगे तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, तो हमारा वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा। अगर जहाँ तक वो फिशरीज़ की बात करते हैं, तो फिशरीज़ एक पूरे का पूरा एक किस्म का जो है कैश क्रॉप है। इसमें 100% जो अगर हम कल्चर करें अपने कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो इसको बेचने के लिए ही कर रहे हैं। तो बेचने के लिए जब हम कैश क्रॉप की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आनी चाहिए और जो मार्केट जो वैल्यू है इसकी ज़्यादा होगी, तभी हमारे को फ़ायदा होगा। अगर हम इसमें मोटर लगाएंगे उसमें हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा, फिर हमारे को इसमें इतना प्रॉफिट नहीं होगा। जहाँ तक स्वरोजगार की बात है, ये तो हमारा डायरेक्ट किस्म की एक स्वरोजगार है। दूसरी बात हमारा एक इनडायरेक्ट भी होता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि विभाग क्या कर रहा है कि जितने जो हमारे नदी नाले हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हम महाशीर की बीज डालते हैं, और जो ऊपर वाला एरिया जिसमें हम ब्राउन ट्राउट का बीज डालते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे दूर दूर देश से, दूसरे देशों से या विदेशों से या दूसरे स्टेटों से बड़े अच्छे लोग मछली पकड़ने आते हैं, शौकीन आते हैं, बड़े इको फ्रेंडली होते हैं। वो मछली पकड़ने का काम करते हैं और अब मछली के साथ अखेट करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, फिर उसको छोड़ करके वापस करते, कैच एंड रिलीज उसे हम कहते हैं। इसके लिए भी हमारा टूरिज्म जो बहुत बढ़ता है इससे। और उससे क्या होता है कि हमारा जो टैक्सी ड्राइवर है उसको भी रोज़गार मिल रहा है, ढाबे वाले को मिल रहा है, होटल वालों को मिल रहा है, गाइड को मिल रहा है, तो वो भी एक स्वरोजगार। मतलब मछली पालन से हम कहीं ना कहीं टूरिज्म की तरफ भी अपनी इकोनॉमी को लेके जा सकते हैं। जी, और उसके साथ साथ अगर आपने घरों में देखा होगा, आजकल लोगों के पास पैसा अच्छा है, लोगों के पास इकोनॉमी ठीक है, तो उसमें जो है एक्वेरियम फिश, एक्वेरियम के माध्यम से भी जो हमारे नौजवान हैं वो उसमें बड़ा अच्छा स्वरोजगार कर सकते हैं। आप एक्वेरियम बना सकते हैं। एक्वेरियम बनाने के भी विभाग जो उसमें पूरी ट्रेनिंग देता है, और लोगों को जो है बड़ा शौक है एक्वेरियम खरीदने का। सर, और लगभग हर घर में हम देखते हैं कि लोग काफ़ी एक्वेरियम बनाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और लोग मछलियाँ रखना भी पसंद करते हैं, और काफ़ी दिल को भी काफ़ी अच्छा लगता है मछली देखते हैं। और वो एक हमारा अलग सब्जेक्ट है और एक अलग ब्रांच है डिपार्टमेंट की, उसको हम ऑर्नामेंटल फिशरीज कहते हैं। ऑर्नामेंटल फिशरीज में जो मछली है उसका भी आप पालन कर सकते हैं, उसकी आप ब्रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो एक्वेरियम है, होटलों में है, हॉस्पिटलों में है और अपने घरों में है, वहाँ भी उसको लोग खरीदते हैं, और बड़ा इसमें भी अच्छा स्कोप है। जी, इसमें भी स्वरोजगार मिल जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम एक्वेरियम की बात करते हैं, एक्वेरियम में हम देखते हैं कि एक जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे एक फ़िश रहती है वो काफ़ी कंट्रोल होता है, पानी भी कंट्रोल होता है, कहीं ना कहीं थर्मामीटर भी हम उसमें देखते हैं। तो जो फिशिंग का जो हम इसमें करते हैं, जो कि एक पॉन्ड में की जाती है, जो हार्वेस्ट के लिए मछलियों का पालन किया जाता है, तो वहाँ पर हम पानी की और वातावरण को नियमित कैसे करते हैं? नहीं, उसमें हम जो है प्राकृतिक रूप में जो है मछली को कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं कर सकते जी। हमें पता है कि हमने किस किस एरिया में, किस किस एल्टीट्यूड में, एरिया में हमने कौन कौन सी मछली पालनी है, हम वहीं पालते हैं। इसलिए हमारे को जो टेम्परेचर कंट्रोल की बात है उसको हम नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। फिर दोबारा मैं कहूँगा कि वो हट फिर के जो है वो कॉस्टली वेंचर होगा और उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक एक्वेरियम की बात है, क्योंकि एक्वेरियम में ऐसा है कि आप जो मछली है उसको आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपको उसको इतनी फीड दे रहे तो उससे वो सस्टेन रहे, बिल्कुल, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। इसलिए उसको जो है ज़्यादा भोजन भी नहीं देते, ज़्यादा भोजन देंगे उसकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो उसमें जो पानी है उसका पोल्यूशन भी ना के बराबर होता है। तो इसलिए सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करने की हम बात करते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी सर, मछली पालन के लिए एक अनुकूल वातावरण क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर हम हिमाचल की बात करें, जो हर ज़िला है उसकी कहीं ना कहीं एक जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो तापमान है, जो जोग्राफी है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। अगर हम कांगड़ा की बात करें तो वहाँ का तापमान काफ़ी फ़र्क होगा। अगर हम किन्नौर या शिमला की बात करें तो मछली पालन के लिए जो वातावरण है वो कैसा चाहिए, और अगर हम सर्दी गर्मी या जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, सीजन होते हैं, उसको उस पर किसान भाई कैसे फोकस कर सकता है कि जो उनकी जो क्रॉप है, जो हार्वेस्ट है, वो सही रहे? मैं फिशरीज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानता हूँ हिमाचल प्रदेश बड़ा एक लकी प्रदेश है जी। हमारे लोग बड़े लकी हैं। इसमें जो हमारा ऐसा एरिया है जहाँ हमारा पानी का तापमान साल में 18 से और 20 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, तो ऐसे एरिया में हम ट्राउट कल्चर करते हैं। और इसके ऊपर वाला जो एरिया है जहाँ का पानी का तापमान जो 20-22 डिग्री से ऊपर जाता है, वहाँ हम कार्प कल्चर कर सकते हैं जी। अगर किसी अपने पड़ोसी राज्य के साथ अपने आप को हम कंपेयर करें, वहाँ जो है अगर वो कार्प कल्चर कर सकते हैं, लेकिन ट्राउट कल्चर वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर हम
प्रदेश विदेशों की बात करें या दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज की बात करें, वहाँ जो है ठंडा मौसम ठंडा रहता है, वो सिर्फ ट्राउट कल्चर कर सकते हैं, वो कार्प कल्चर नहीं कर सकते। इस मामले से हिमाचल प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली है। हम हर प्रकार की मछली हमारे पास जो है, सिर्फ मैराइन को छोड़ करके, मैराइन को खारी पानी में जो मछली होती है उसको छोड़ करके हम हर प्रकार की प्रजाति की मछली का प्रजनन करते हैं और हमारे लोग इसको पाल रहे हैं। जी सर, जैसा आपने जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश काफ़ी लकी राज्य है कि यहाँ पे हर प्रकार की मछली का जो हम पालन कर सकते हैं। सर, हमारे जो किसान भाई है वो ये जानना चाहेंगे कि आपने ट्राउट मछली का जिक्र किया, कार्प मछली का जिक्र किया, इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी वेराइटीज़ हैं जो किसान भाई अपने पॉन्ड्स में वो डालें ताकि उससे कहीं ना कहीं उनकी जो हार्वेस्ट है वो काफ़ी अच्छी हो, जो काफ़ी अच्छी जिससे इनकम जनरेट हो सकती हो? डेफिनेटली, अगर मैं जैसे ट्राउट की हम बड़ी विस्तार से हमने चर्चा की, इसके बाद जब हम कार्प की बात करते हैं, कार्प में क्या है कि इसमें हम कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। आप पॉन्ड में एक पॉन्ड में एक नहीं 3-4 किस्म की मछली पाल सकते हैं जो कि आपस में कंपैटिबल नहीं होती है। जी। क्या होता है कि कुछ मछली ऐसी कि जो तालाब है उसके बॉटम में खाना खाती है, कुछ मछली जो कि उसका जो कॉलम है बीच में वहाँ खाना खाती है, तीसरी प्रकार की मछली जो कि सिर्फ टॉप में खाना खाती है। अगर अगर हमारे किसान एक किस्म की मछली डालता है, वो सिर्फ जो बॉटम का एरिया है उसी पर्टिकुलर एरिया का जो फीड खाएगी, अदरवाइज जो उसका ऊपर का जो तालाब में जो दूसरा फीड है वो अनकंज्यूम्ड रहेगा और हमारी प्रोडक्शन उतनी नहीं आती है। तो इसलिए हम जैसे कॉमन कार्प है, जैसे भारतीय मेजर कार्प है, IMC बोलते हैं, रोहू, कतला, मिर्गल वगैरह, वो सब कुछ की मछली पाल सकते हैं, जिससे हम 1 पाउंड से पर यूनिट प्रोडक्शन जो 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी। सिंगल कल्चर करने, मोनोकल्चर करने से हम कंपोजिट कल्चर करते हैं, इसमें भी लोग बड़ा अच्छा पालते हैं। जी सर, एक तालाब की हम बात करें, एक पॉन्ड की बात करें जो कि आपने 17/18 का बताया, उसमें से जब हम एक हार्वेस्ट लेते हैं तो वो हार्वेस्ट अगर मार्केट में जाके आप बेचते हैं तो लगभग कितना जो हमारे किसान भाई उससे कमा सकते हैं? इसमें देखो बड़ा सीधा सा फार्मूला है। अगर हमारी 10 क्विंटल होती है तो आज की डेट में गवर्नमेंट का रेट है 550 रुपये है, तो इसमें 5.5 लाख रुपए की हुई। जी। तो 5.5 लाख रुपए की जो है इनकम वो कम से कम आनी चाहिए। अगर आपकी 15 क्विंटल होगी तो आपका 7.5 लाख के करीब, 7.5 लाख। और सर ये जो हम बात कर रहे हैं 10 क्विंटल की बात कर रहे हैं, ये हम कितने महीने के अंदर ये हार्वेस्ट निकाल सकते हैं? ये पुनः निर्भर करेगा। मैं ये चाहूँगा कि जो मछली है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब इसका जो खून है वो तापमान के जो इसका वातावरण है उसके तापमान के साथ बढ़ता घटता रहता है। इसमें जो इसका ऑप्टिमम वाटर टेम्परेचर इसको चाहिए 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री का जो एरिया, ऐसा एरिया मान लो कि जहाँ हमारे को 10 से 15 डिग्री के आवर जो मैक्सिमम मिले, तो आपके 6 महीने से लेकर 8 महीने तक आप फसल तैयार करेंगे। अगर हम बिल्कुल हाइट की बात करेंगे, वहाँ क्या होगा कि सर्दियों में दिक्कत आएगी, गर्मी में वो लोग ठीक रहेंगे। अगर बिल्कुल हम बॉटम की बात कर रहे हैं या लोअर लेवल की बात करेंगे, वो सर्दियों में ठीक रहेगी, लेकिन गर्मी में उन लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि गर्मी में पानी का तापमान बढ़ेगा। पानी का तापमान बढ़ने के साथ साथ उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। तो इसलिए जो है आप ये सोचो कि साल के अंदर अंदर हर इलाके में ये हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। जी सर, हार्वेस्ट के बाद सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है एक किसान भाई का, वो होता है कि स्टोरेज, क्योंकि आपने हार्वेस्ट तो कर ली और मछली भी एक ऐसी आइटम है कि कहीं ना कहीं वो पेरिशेबल है, आपको स्टोर तो उसको करना ही पड़ेगा मार्केट में ले जाने के लिए। तो स्टोरेज के लिए आप हमारे किसान भाइयों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? इसमें भी मैं कहता हूँ कि जो हमारा किसान है, मत्स्य पालक किसान है, वो बहुत सौभाग्यशाली है। जैसे हमारी दूसरी फसल राइप हो जाती है, पक जाती है, उसको पूरा हार्वेस्ट करते हैं, इसको स्टोरेज की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका टैंक है, टैंक में पड़ी हुई है, जैसे ही आपको मार्केट में इसकी ज़रूरत पड़ती है आप टैंक से सीधा निकाल करके, और जब इसको निकाल के इसको हम कोल्ड चैन में डालते हैं जी, ताकि इसकी जो है इसमें खराबी ना हो। उसमें पहले से इसमें कोल्ड चैन में बर्फ़ में डाल करके इंसुलेटेड क्या बोलते हैं बॉक्सेज में डाल करके आप मार्केट तक इसको ले जा सकते हैं। हमें स्टोरेज की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। मैं चाहूँगा किसी को आप स्टोर करें, क्योंकि लोगों को जो है फ्रेश मछली लेना पसंद करते हैं और स्टोर्ड मछली नहीं लोग लेते हैं, और स्टोर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। और सर अगर हम टाइम की बात करें तो कई बार ये भी होता है कि जो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, शायद हमारे किसान भाई भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि मेरे हिसाब से ये जो मछली पालन है ये कहीं ना कहीं अगर आप कोई और गतिविधि भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं, इसमें शायद ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं होगा। डेफिनेटली इसको पहले जो काम जो जेंट्स का काम है वो पॉन्ड बनाना या रेस पे बनाना तक जेंट्स का काम है। उसके बाद इसको हम लेडीज़ बिजनेस कहते हैं। मछली उसमें पड़ी हुई है, मछली पल रही है, आपने सिर्फ फीड सफाई और पानी का ध्यान रखना है, तो वो तो एक लेडीज़ और बच्चा भी रख सकता है। आपने इसकी जो हम फीडिंग करते हैं, पहले हम पानी का तापमान लेते हैं, तापमान हमने चेक कर लिया,
फिर हमें पता है कि हमारे पॉन्ड में कितनी या हमारे टैंक में कितनी मछली है, कितनी कैलकुलेशन की उसका बायोमास के साथ उसका राशन डेली राशन कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर के साथ उसको कोरिलेट करके, और वो पता होता है उनको इस हफ्ते हमने इतने किलोग्राम मछली इस टैंक में देनी है, वो देनी है। और लेडीज़ बिजनेस है, इसमें जेंट्स की का कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, ना इसमें नडाई की जरूरत पड़ती है ना गुडाई की। मार्केट्स कहाँ पे, अगर मैं जानना चाहूँ कि जब कोई मछली पालन कर रहा है तो मार्केट कहाँ पे, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जो बाकी अनाज की भी हम बात करें या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की भी हम बात करें, तो कई बार जो मार्केट्स होती हैं, जो मंडियाँ होती हैं, वो दूर होती हैं। तो जो ये वाली जो मछली पालन वाली जो अगर हम मछली पालन या मत्स्य पालन हम कर रहे हैं, तो जो हमारा हार्वेस्ट है वो हमें कैसे पहुँचाना है मार्केट्स तक? इसमें जहाँ तक हम कार्प मछली की बात करें, क्योंकि कार्प मछली एक सस्ती मछली है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में बाहर से कई टनों के हिसाब से मछली आती है, महाराष्ट्र से दूसरे प्रदेशों से आती है ये, और बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ। हाँ, जहाँ तक ट्राउट की बात है, ट्राउट थोड़ा कॉस्टली मछली है, इसलिए जो हमारे एक जो क्रीमी लेयर मैं कहूँगा समाज की क्रीमी लेयर वो लेते हैं, और ख़ास करके जो टूरिस्ट है होटल में ज़्यादातर ये जाती है, और मैक्सिमम जैसे दिल्ली हुआ जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ जाती है। और कार्प मछली हमारा इसकी बड़ी डिमांड है, बहुत डिमांड, लोगों को मिलती नहीं जी। और सर हमारे किसान भाइयों को आप क्या क्या टिप्स ऐसा देना चाहेंगे, कैसी कैसी सावधानियां उनको बरतनी चाहिए ताकि जो उनका जो प्रोड्यूस है, जो उनकी हार्वेस्ट है वो सेफ रहे, अच्छी उनको एक आय मिले? मैं तो अपने जितने भी जो किसान मत्स्य पालक बंधु है उनको ये राय देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मछली का जो जीवन ही पानी है, मछली का जो पानी के ऊपर जो विशेष ध्यान दें। उसके बाद जो आप उसको फीड दे रहे हैं, फीड भी जो है बड़ी अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, और उसमें फंगस वगैरह नहीं लगनी चाहिए, उससे भी मछली आपकी मरती है। और तीसरा, अपनी मछली का बीमा जरूर करवाएं जी, मछली का बीमा जो है जरूर करवाएं अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, ताकि हमारे किसान को जो कम से कम जो बीमा की राशि है वो भी मिले। और पानी की कंटिन्यूटी वो हमेशा बनाए रखें जी, बिल्कुल। और जितना आप साफ सफाई रखेंगे उतनी आपके मछली जो है उसमें जो है बीमारी कम लगेगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी फीड भी जितनी खाई उतनी सारी की सारी उसकी प्रोडक्शन में लगेगी, उसकी बढ़ोतरी में लगेगी। तो इसलिए इसकी साफ़ सफाई, टैंकों की साफ़ सफाई, अपने पानी की साफ। और सर सबसे ज़रूरी बात जो होती है, हम एक्वेरियम की भी बात करें और मत्स्य पालन की भी हम बात करें, जब टैंकों की साफ़ सफाई की जाती है उस दौरान भी कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका जो हार्वेस्ट है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। तो जो टैंकों की साफ़ सफाई है वो किस प्रकार से करनी चाहिए? जब भी आप अपने टैंकों की साफ़ सफाई करते हैं तो जो आपकी मछली को जो है फिजिकल इंजरी नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, जब आप एक टैंक से दूसरे टैंक को उसको शिफ्ट कर रहे हैं उस वक्त उसको ऑक्सीजन स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। आप उसको पानी में ट्रांसपोर्ट करें, एक जगह से दूसरी जगह जो पानी में ले जाएं, और पानी की विशेष ध्यान रखें। अगर उसको ऑक्सीजन का शॉक लगेगा तो उसमें भी आपको नुकसान होगा, और फिजिकल इंजरी लगेगी उसमें फिर इसको जो है फंगस लगने की ज़्यादा स्कोप रहता है। और खास कर जब हम देखते हैं बाकी क्रॉप्स की हम बात करें तो उसमें कई बार जो फसल होती है उसमें बीमारियां लग जाती है, क्या मछली भी प्रोन होती है बीमारी के लिए, या फिर मछली काफ़ी? डेफिनेटली, क्योंकि मछली एक जिंदा चीज़ है। जितने भी बीमारी होते हैं, चाहे हम बैक्टीरियल के, चाहे वायरल के, चाहे पैरासिटिकल के, चाहे न्यूट्रिशियस के, चाहे इन्वायरमेंटल के, ये सारी डिजीज़ जो है मछली को भी होगी जी। और सर अगर हम हिमाचल के संदर्भ में बात करें, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से, आज हम बहुत लकी हैं कि आप मंडी से स्पेशल हमारे स्टूडियो में आए हैं शिमला। तो सर क्या स्कोप देखते हैं आप मत्स्य पालन का, और हम जब स्वरोजगार की बात करते हैं? ये मेरा भी सौभाग्य है, विभाग का सौभाग्य है, दूरदर्शन का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अपने विभाग के मत्स्य पालन की गतिविधियों को बढ़ाने के लोगों के लिए मौका दिया जी। तो जो जितने भी जो हमारे लोग हैं उसमें जैसे मैंने अभी कहा कि हर प्रकार के जो हम इसमें स्वरोजगार देते हैं, कल्चर में देते हैं, कैप्चर में देते हैं, डायरेक्ट में देते हैं, इनडायरेक्ट में देंगे, सब जगह जो है इसका हम विभाग जो पूरी मदद करता है किसान की, आर्थिक रूप से देते हैं, तकनीकी रूप से देंगे, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, सब चीज़ के प्रकार के विभाग सहायता प्रदान करता है जी। और सर अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे या आपके विभाग से कोई जुड़ना चाहे तो वो किस प्रकार से आप लोगों के साथ जुड़ सकता है? और जानकारी के लिए हमारे विभाग के हर जगह, मैक्सिमम जगह जो है ऑफिसेज है, हमारे फिशरीज ऑफिसर के ऑफिसेज है, हमारे सब इंस्पेक्टर के ऑफिसेज है, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टरों के ऑफिसेज है, डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ आप मिल सकते हैं। आप कभी भी कहीं भी जो है वहाँ जा करके किसी भी प्रकार की जानकारी दें, ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि हम आपको पूरी जानकारी देंगे जी। डॉक्टर खेम सिंह ठाकुर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।